हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। कोई भी एटम्स क्यों केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी वो एटम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो इसी को जानने के लिए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और देखिए, आपको मालूम होगा एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब रीजन यहां पे आता है वाई। आपको मालूम है फॉर स्टेबिलिटी के लिए जो है एटम्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब स्टेबिलिटी कैसे वो अचीव करते हैं, इसकी भी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। जैसे आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो ये तो मालूम ही होगा कि जब भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उस सिस्टम से एनर्जी इवॉल्व होती है। जब भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी इवॉल्व होती है। और जब भी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एनर्जी यहां पे रिक्वायर्ड होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी इवॉल्व होती है और ओल्ड बॉन्ड के ब्रेक होने में एनर्जी की जरूरत आपको होती है। मतलब कहने का कि जैसे ये हमने पेन लिया हुआ, अब अगर इसको तोड़ना है तो हमें ताकत लगानी पड़ रही। ठीक, अब मान लीजिए दो एटम्स हैं, इनको जैसे ही एक दूसरे से हमने इंटरेक्ट कराया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया तो यहां से एनर्जी निकल रही। या ऐसे समझिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि जैसे हमने अपने गाल पे हल्का सा एक थप्पड़ लगाया तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आए तो यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी मिनिमम हो रही है तो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा हम आपको क्या दिखाते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिखाते हैं, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे देखिए, हमने ये मान लिया कि मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपका जो है ये इंटर डिस्टेंस है, एटॉमिक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। अब आपने मान लिया ये पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे हमने मान लिया ये एनर्जी पॉजिटिव में है और ये एनर्जी निगेटिव में है। हमने ये सपोज कर लिया दो एटम्स हैं, मान लीजिए वो थोड़े से डिस्टेंस पे, तो यहां पे ये सिचुएशन ए है, तो यहां से ये चलना शुरू कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अभी दिखाते हैं आपको, ये चलना शुरू कर रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी मान लिया, और यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक सिचुएशन दिखा रहे हैं। ये हमने ए बी सी डी करके ऐसे दिखा दिया। आप देखिए इसको, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा तो आप देखिए ये ए सिचुएशन में जो दिखा रहे हैं, ए में एटम्स डिस्टेंस, बात को समझिए पहले। सिचुएशन ए में एटम्स क्या हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे ये आ रहे हैं, जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। यहां देखिए ये डिस्टेंस कम हो रही है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक, अब धीरे धीरे बी सिचुएशन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे पास आ रहे हैं एक दूसरे के पास, एक ऐसे डिस्टेंस पे जहां पे इनके बीच में ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। अब ये ओवरलैपिंग हो गई तो यहां बॉन्ड बन गया। अब यहां पे आप देखिए एनर्जी का हमने दिखाया, ये निगेटिव में है। ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर कर लिया। ये वाला सिचुएशन आप देखिए जिसमें ये मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर कर लिए हैं। अब यहां पे एक चीज देखिए, जब आप ए से चल रहे हैं बी की तरफ, बी से चल रहे हैं सी की तरफ, तो यहां पे एक फोर्स ऑपरेट हो रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स। वो फोर्स कौन सा हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स
तो यानी एक मिनिमम डिस्टेंस पे जब एटम्स आ गए और एक मिनिमम एनर्जी लेवल पे जब एटम्स आ गए तो एटम्स यहां पे क्या हो गए, किस रूप में हो गए, ये हो गए मॉलिक्यूल। ये किस रूप में हो गए, यहां पे देखिए मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये आपका स्टेबल हो गया, यानी जैसे ही एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिए वहां पे मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और स्टेबिलिटी के लिए इनका एनर्जी लेवल क्या हो गया, एनर्जी लेवल मिनिमम दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ में, मिनिमम दिखाई दे रहा होगा, एनर्जी लेवल मिनिमम हो गया। फिर आप देखिए जैसे और ये पास आना चाहते हैं, धीरे धीरे इनके बीच में क्या हो रही, डिस्टेंस बढ़ रहा है और ये डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। तो यानी अगर सी से ई और एफ की तरफ चल रहे हैं, मान लीजिए हम सी से ई की तरफ चल रहे हैं, ई से एफ की तरफ चल रहे हैं, तो जैसे ही ये और मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे, इनका न्यूक्लियस रिपल्सन करेगा और उस रिपल्सन की वजह से ये एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यानी सी से ई और ई से एफ की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स। यानी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब एटम्स में अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो बन जा रहा है मॉलिक्यूल, और जब एटम्स एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ रहा है तो वो बना दे रहा है मॉलिक्यूल, लेकिन उस मिनिमम डिस्टेंस से वो और पास में आ रहा है तो वहां पे कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होगा। और जो एटम्स मॉलिक्यूल बनाए थे अब वो मॉलिक्यूल फिर से किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एटम्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो हमारा जो आपको कहने का मेन मकसद है कि एटम्स जो है वो अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहली चीज एक मिनिमम डिस्टेंस है, उस मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा एटम तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और उस मिनिमम डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं, नाम सुना होगा आपने अगर तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं। उस मिनिमम डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो उस मिनिमम डिस्टेंस पे जैसे ही एटम्स आएगा वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इस बॉन्ड लेंथ से अगर मिनिमाइज करेगा और पास आना चाहेगा तो वो ऑटोमेटिक वहां पे रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होना शुरू कर जाएगा। और जब रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट करना शुरू कर जाएगा तो वो ऑटोमेटिक मॉलिक्यूल फिर से एटम्स में कन्वर्ट होगा। तो हम सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं कि ए से आप बी की तरफ चले, बी से आप सी की तरफ चल रहे हैं तो यहां पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में हो रहा है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेंट हो रही, डोमिनेंट हो रही, ठीक। अब इस पे, इस स्टेट पे, एट दिस स्टेट एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। और इस स्टेट पर ही उसकी जो बॉन्ड होगी उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, या मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। यानी मिनिमम एनर्जी और एक बॉन्ड लेंथ पर ही एटम्स किस में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स। लेकिन फिर हमने आपसे कहा सी से चलिए आगे डी की तरफ, डी से चलिए आगे ई की तरफ, तो आपने एक चीज बताया कि यहां पे मॉलिक्यूल है, यहां पे ये मॉलिक्यूल है और यहां पे ये फिर से एटम्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर से एटम्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी इस स्टेट पर, सी स्टेट पर, ये सिचुएशन हमने बताया आपको, ये स्टेट कौन सा है, सी। हमने कहा सी स्टेट पर मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी स्टेट पे और एक मिनिमम बॉन्ड लेंथ पे फॉर्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही सी से, मतलब सी से डी की तरफ चल रहे हैं, यानी एटम्स और पास आ रहे हैं, तो एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनमें रिपल्सन हो रहा है और उस रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल फिर से एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से वो फिर से अब कौन सा फोर्स ऑपरेट होना शुरू कर दिया, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे ऑपरेट होना शुरू हो गया
और इस वजह से एटम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एटम्स। तो सीधा सीधा हमने आपसे बताया कि कोई भी एटम्स है, कोई भी अगर एटम्स है वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो सबसे पहली सिचुएशन ये होनी चाहिए कि वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आए, और मिनिमम डिस्टेंस पे आने के बाद उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और उन एटम्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और फिर हमने आपसे कहा कि जब दो एटम्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे से मिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहाँ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। आपने सुना भी होगा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जब एटम्स मिनिमम डिस्टेंस पे आ रहा है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो रही है, और जब एटम्स और ज़्यादा पास आ रहे हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है, तो एटम्स के बीच में रिपल्सन, न्यूक्लियस के बीच में जब रिपल्सन हो रहा है तो एटम्स एक दूसरे से सेपरेटेड हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेटेड हो रहे हैं, और सेपरेट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एटम्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ दो फोर्स की बात हो रही, एक रिपल्सिव फोर्स और दूसरा आपने क्या कहा, अट्रैक्टिव फोर्स। आपने अट्रैक्टिव फोर्स कहा। तो हम लोग चूंकि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अगर बॉन्ड बनना है तो अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेंट होना पड़ेगा। रिपल्सिव फोर्स तो जैसे कहते हैं ना, संबंध बनाना है और संबंध तोड़ना है, तो हमें यहाँ संबंध बनाने की बात करनी है। तो इस वजह से अगर हमें रिलेशन डेवलप करना है तो अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेंट होना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स। तो इस आधार पे आप इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड की, आप सीधा सीधा सिंपल तरीके से बता सकते हैं केमिकल बॉन्ड है क्या, या केमिकल बॉन्डिंग है क्या। यानी आप कह सकते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स which binds the constituent particle। अब यहां क्वेश्चन उठता है कांस्टेंट पार्टिकल कौन होगा। हमने कहा ना कांस्टेंट पार्टिकल में क्या क्या हो सकते हैं, आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल एटसेट्रा, ये कुछ भी हो सकते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द कांस्टेंट पार्टिकल्स टुगेदर इन अ केमिकल स्पीसीज, किसी भी केमिकल स्पीसीज की बात हो रही, इन अ केमिकल स्पीसीज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसी को हम लोग एक नॉर्मल ढंग से डिफाइन कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग को, कि द अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए हमने आपसे बताया कि बॉन्ड बनने की बात यहां पे करना है तो अट्रैक्टिव फोर्स को फोकस करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है, एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। इस तरह से किसी भी केमिकल स्पीसीज में जो कांस्टेंट पार्टिकल को होल्ड किए हुए, जो फोर्स होल्ड किए हुआ है, उसी को आप क्या कह रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। ठीक है भाई, कुछ आइडिया हुआ। चलिए अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं आखिर केमिकल बॉन्डिंग कोई भी एटम्स पार्टिसिपेट क्यों करता है। कोई भी एटम्स, अभी हमने आपसे जैसे चर्चा किया, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने कुछ पर्टिकुलर रीजन है। एक पर्टिकुलर रीजन तो ये है स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा पर्टिकुलर रीजन क्या है, तो आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कारण है, काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जैसे अभी हमने आपसे चर्चा किया कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमें कैसे अचीव होती या स्टेबिलिटी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, जब एटम्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका भी काम एक है कि किसी तरह से वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए वो काम क्या करेगा, वही चीज़ काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है। तो स्टेबिलिटी के लिए दो चीज़ें हैं, हमने अभी आपसे एक बताया
एक रीजन तो ये है, हर एटम ये चाहता है कि किसी भी तरह से, हर एटम ये चाहता है वो किसी भी तरह से अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। जैसे आप खुद महसूस करिए कि आप 11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं, एक आपका ये हो गया, एक क्वालिफाइंग टाइम हो गया कि आप 12th पास कर रहे हैं और उसके बाद नीट जेई की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, आप वहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी कोई एटम्स अगर बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड बनाने से पहले वो इलेक्ट्रॉनों का गेन या लॉस करता है। बॉन्ड बनाने से पहले वो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है और गेन या लॉस करके वो अपने वैलेंस सेल में वो चाहता है ऑक्टेट पूरा कर ले। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसा एटम जिसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल का मतलब सबसे लास्ट वाले सेल की बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन वहां पे हो जाता है तो वो इनर्ट गैस की तरह एक्ट करता है। इनर्ट गैस आपने सुना होगा, ग्रुप 18 को कहते हैं कि वो हाईली जो है इनर्ट इन नेचर होते हैं, मतलब उनको कोई भी एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उसी चीज को अगर हम लोग बेस माने हर आइटम्स की, तो काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला रीजन टेंडेंसी टू एक्वायर noble gas configuration, tendency to acquire noble gas configuration, यानी प्रत्येक एटम ये चाहता है किसी भी तरह से अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है नोबल गैस क्या है, तो नोबल गैस आप जानते ही हैं ग्रुप 18 को कहा जाता है, और ग्रुप 18 किस में आता है, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है NS2NP6 होता है, NS2NP6 होता है। और आप देखिए यहाँ पे दोनों में n की वैल्यू सेम है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर लेते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करेंगे 2 + 6 यानी 8 हो गया, यानी ये ऑक्टेट कहला रहा है। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये ऑक्टेट रूल उसे ऑब्टेन करना है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बाय गेनिंग और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें इस चीज को, हर एटम ये चाहता है कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर ले, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करेगा वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में नंबर 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे तो यह इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखिए जैसे सोडियम है तो सोडियम प्लस है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 2 8 हो गया। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Cl है, 17 होता है। इसके बैलेंस सेल में देखिए, आप जानते भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, Cl-, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से उस पर निगेटिव चार्ज आता है। अगर इस सिचुएशन को आप अडॉप्ट करते हैं तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसके बैलेंस सेल में अब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 8 8। अब ये दोनों स्टेबल हो गए। अब ये दोनों अगर स्टेबल हो गए तो सोडियम प्लस और Cl- हो गए, और सोडियम प्लस और Cl- हैं, तो अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो दोनों आयन हैं, और आयन है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होगा। अब इस तरह से इनके बीच में कौन सा फोर्स लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। आप सुना होगा, अभी आगे डिस्कस भी किया जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों ऑक्टेट पूरा कर चुके हैं, अब दोनों ऑक्टेट पूरा कर चुके हैं, तो इस रूप में ये स्टेबल हो गए। अब स्टेबल हो गए हैं तो अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो रहा है, और इस वजह से ये ऐसी सिचुएशन शो करेंगे, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे।
दूसरा रीजन है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। अभी हमने आपसे शुरुआत में ही ये डिस्कस किया था कि हर एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने पर एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड बनाने पर एनर्जी रिलीज होती है तो हमने बताया था कि न्यू बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है, न्यू बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, वह रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक, तो यहां पे एटम्स बॉन्ड बना रहा है, एनर्जी रिलीज कर रही है, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी स्टेट। और मिनिमम एनर्जी स्टेट जो होता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट, और मिनिमम एनर्जी स्टेट जो होता है वो मैक्सिमम स्टेबल होता है। मिनिमम एनर्जी स्टेट जो होता है वो मैक्सिमम स्टेबल होता है। ये बेसिक एक है। तो यहां पे हमने आपसे बताया कि हर आइटम ये चाहता है मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसे नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब वो नया बॉन्ड बनाएगा तभी वो एनर्जी रिलीज होगी और तभी सिस्टम को मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करना पड़ेगा। और सिस्टम अगर मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिएगा, जैसे ये एक सर्किल है, एक सर्किल है और इस सर्किल के ऊपर एक बॉल हमने रख दिया। ये दूसरा सर्किल है और उस सर्किल के अंदर हमने एक बॉल रख दिया। अब यहां पे इसकी एनर्जी क्या है, क्योंकि यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा है और यहां पे इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो इन दोनों सिचुएशन पे बॉल यहां सर्किल पे रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, और एनर्जी लेवल ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे एनर्जी ज्यादा है तो ये बॉल है मान लीजिए और ये सर्कल है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉल इसके अंदर आसानी से, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स स्टेबल होगा, और ये बॉल जो है यहां पे मिनिमम स्टेबल होगा। अरे भाई, किसी सर्किल के ऊपर अगर आप बॉल रख रहे हैं तो कितनी देर रुक जाएगा, हल्का सा इधर उधर घूमा बॉल स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ, और इस सर्किल में है तो बॉल अगर थोड़ा बहुत स्लाइड करेगा तो बॉल आपको हमेशा यहीं पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब इस रीजन में या इस सिचुएशन में आपका स्टेबल ज़्यादा है, इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी कम है। तो उसका कारण क्या है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है। इस आधार पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हर एटम्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है। तो हमने आपको एक बात बताई कि मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करना चाहता है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम चाहता है, और दूसरा हर एटम ये चाहता है कि किसी भी तरह से वो अपने बैलेंस सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करे और स्टेबल हो जाए।